गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की गणित उसकी दूसरी प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है जो वास्तव में हमें पता है, जिन संख्याओं का मान हमें पता है वो क्या होती है वास्तविक संख्याएं। जो भी हम संख्याएं जानते हैं वो सभी क्या होती है वास्तविक। लेकिन कुछ संख्याएं जिनका हमें मान पता नहीं है वो क्या होती है अवास्तविक। जैसे कि हमें एक में जीरो का भाग देना है, 1/0। तो एक में जीरो का भाग नहीं पता कितनी बार आता है, इसलिए क्या होता है अनंत, इसका मान हमें पता नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास ये -√4 है, इसका मान भी पता नहीं कितने होते हैं। जैसे 4 का तो पता है कि √4 तो होते हैं 2, लेकिन -√4 का मान अभी पता नहीं है क्योंकि अभी तक इसका मान ज्ञात नहीं हुआ। तो ये क्या संख्या हो गई अवास्तविक। अवास्तविक जिन संख्याओं का मान हमें पता नहीं है वो क्या होती है अवास्तविक, और जिन संख्याओं का मान हमें पता है वो होती है वास्तविक संख्याएं। तो हमारी दूसरी प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इसके बाद में प्रश्नावली इसकी 2.1 शुरू होती है। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। हमें यह दर्शाना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या होता है 8q+1 के रूप का होता है। ये दर्शाना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यह हमें दर्शाना है। तो दिया हुआ है q एक धनात्मक पूर्णांक है और दर्शाना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। तो माना कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है a है। देखो दर्शाना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो हमने इसको मान लिया कि माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है a, उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 8q+1 के रूप का होगा। यह सिद्ध करना है। ठीक है, इसका हल शुरू करते हैं। माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a। ये मान ली हमने कि माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या मान ली a, जिसका वर्ग करना है हमें। ठीक है, जिस संख्या का वर्ग करना है उसको क्या मान लिया हमने a मान लिया। अब हम ये देखते हैं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कैसे होती है। तो देखो विषम का मतलब जैसे हमारे पास 1 है, फिर इसके बाद 3 आते हैं, फिर 5 आते हैं, ये क्या होती है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो इनको कैसे लिखेंगे, देखो 2 गुणा 0+1, 2 गुणा 0+1 कितने होते हैं 1 होता है। 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1। इसी प्रकार इसको 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 और 1 कितने हो गए 3। इसी प्रकार ये 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 1 5। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होती है धनात्मक विषम संख्याएं। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो को मान लिया n, क्योंकि यहाँ पे n का मान 0 है। फिर यहाँ पे 2n+1 और 2n+1, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2। तो n का मान 0, n का मान 1, n का मान 2। इस प्रकार से हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या इस प्रकार होती है 2n+1, क्योंकि 2n एक सम संख्या है और सम में एक विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगी विषम संख्या। ठीक है, इसी प्रकार इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 गुणा 0+1, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 0, और फिर कितनी हो जाएगी 1। इसी प्रकार 4 गुणा 2 हो जाएगा +1, 4 दूनी 8, कितने हो गए 9। ये भी क्या है विषम संख्या है। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या किस प्रकार होती है कि सम में विषम जोड़ने पर क्या आती है सम। ठीक है, सम में विषम जोड़ने पर क्या आती है विषम आती है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a, और हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक, हम जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या
4m या 4n प्लस 1 के रूप की होती है, के रूप में होती है। देखो हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 8 के प्लस 1 के रूप का होता है। तो माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान ली, ए मान ली, और जो ए है वो किस प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या 4n प्लस 1 के रूप की होती है, 4n प्लस 1 के रूप में होती है, जहां n का मान क्या होता है, n एक पूर्णांक है तो 0 1 2 इस प्रकार से n का मान होता है। ठीक है, 4n प्लस 1 के रूप में होती है। हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या किस प्रकार होती है, 4n प्लस 1 के रूप में होती है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या करना है, प्रश्नानुसार जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो a है उसका वर्ग करना है। ठीक है, तो a बराबर तो हमारे पास है ये विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, 4n प्लस 1, ये a का मान है, तो a बराबर हो गया 4n प्लस 1। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है, कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या उसका क्या करना है, वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इधर 4n प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग a स्क्वायर, 4n प्लस 1 का स्क्वायर, 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास a और ये हो गया b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर से खोलना है। तो हमें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र आपको काम में लेना है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस सूत्र से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस सूत्र से हल करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a की जगह क्या है यहाँ पे 4n, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a 4n, फिर गुणा b का मान 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, a का मान 4n, b का मान 1, तो a स्क्वायर 4n का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस फिर 2 गुणा a का मान 4n, फिर b का मान 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसके आगे हल करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर, प्लस 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 1 से गुणा किया तो 8n प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 16n स्क्वायर प्लस 8n में से क्या कॉमन आ रहा है, 8n, 8 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, n यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8n कॉमन आ रहा है। तो a स्क्वायर बराबर इन दोनों में से 8n कॉमन लेंगे, 8n बाहर आ गए तो 8n कॉमन लिया, तो 8 का भाग 16 में 2 पर, यहाँ पे n स्क्वायर में n का भाग n बार, फिर प्लस 8n कॉमन लिया तो 8n का 8n में भाग 1 बार, फिर ये प्लस, फिर ये लास्ट में 1 है। ठीक है, अब देखो इसको मान लेंगे क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, n कोष्टक 2n प्लस 1 क्या है, एक पूर्णांक है, और कौन सा पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये है सम और ये है विषम, क्योंकि इसमें एक जुड़ रहा है तो ये हो गई विषम और ये क्या हो गई सम, अगर ये सम है तो ये विषम, ये विषम है तो ये सम, तो ये क्या हो गई, विषम पूर्णांक हो गई। इसको क्यों 8 से गुणा करेंगे तो 8 क्यों और प्लस 1, इसको मान लेंगे हम क्यों, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, 8 क्यू प्लस 1 के रूप की होती है, तो इसको मान लिया ये क्यों है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो माना n कोष्टक 2n प्लस 1 बराबर क्यों, इसको क्या मान लिया हमने, क्यों मान लिया, इसको क्यों मान लिया। तो a स्क्वायर बराबर 8, इसको मान लिया क्यों, तो ये हो गया 8 क्यों प्लस यहाँ पे कितना 1, तो क्या हो गया a स्क्वायर और 8 क्यू प्लस 1। अतः है एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। एक बार फिर से देखो, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, जहां क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, ये हमें सिद्ध करना है।
ठीक है। अब देखो कि जो संख्या हमें जिसका वर्ग करना है उसको मान लिया a, तो एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a मान लिया, तो माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a। ठीक है। अब हम जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक होती है वो होती है 4n+1 के रूप की होती है। ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक किस प्रकार होती है, 4n+1 के रूप की। तो a बराबर कितना हो गया, 4n+1। a बराबर हो गया 4n+1, तो a बराबर 4n+1, ये हो गई हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक। अब क्या करना है, इसका वर्ग, जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है उसका क्या करना है, वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो एक का वर्ग तो a² बराबर 4n+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया एक, इसको मान लिया b, तो a+b का होल स्क्वायर से बोलना है, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², फिर a² 4n² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, फिर प्लस फिर b का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर 16n² प्लस 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 1 से गुणा किया 8, फिर ये n, फिर ये प्लस a का स्क्वायर 1। इन दोनों में से 8n कॉमन आ रहा, तो 8n कॉमन लिया, तो 2n+1 बचा, फिर प्लस 1, इसको मान लिया q, तो ये हो गया 8q + 1। अतः है a² और 8q + 1, अतः है एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, इति सिद्धम। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन नोq या नोq + 1 या नोq + 8 के रूप का होता है। सॉरी, जहां q एक पूर्णांक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन नोq या नोq + 1 या नोq + 8 के रूप का होता है, जहाँ q ये क्या है, पूर्णांक है, ये q ये तो क्या है, पूर्णांक है, और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, वही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे कि हम जानते हैं कि 9 में 2 का भाग लगाएं तो 8 बार जाता है, सॉरी 4 बार जाता है, और 8 आते हैं, शेष पर 1 बचता है। 9 में 2 का भाग 4 बार गया, 8 और शेष पर कितना बचा, 1। तो हम लिखेंगे 9 बराबर, इस 9 बराबर 2 × 4 प्लस शेष पर 1। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि 9 बराबर 2 × 4 प्लस 1, 2 को 4 से गुणा किया 8, कितने हो गए 9। तो यहाँ पे 9 क्या है, ये भाज्य, 9 क्या है, भाज्य, बराबर ये b 2 क्या है, भाजक, गुणा 4 क्या है, भागफल, प्लस 1 क्या है यहाँ पे, शेषफल। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बस ये होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होती है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो ये जो भाजक है यहाँ पे, इसका मान शेषफल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना, सॉरी शेषफल का मान भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा शेषफल क्या होता है, भाजक से कम होता है। बस इतना ध्यान रखना। और बाकी ये प्रमेय का है, भाज्य को लिखेंगे a से, भाज्य को लिखेंगे b से, और भागफल को लिखेंगे q से, और शेषफल को लिखेंगे r से। तो ये हो जाएगी प्रमेय का a बराबर bq + r, b भाजक q भागफल r शेषफल, और a क्या है, भाज्य।
तो यूक्लिडी विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का मान होता है 0 से लेकर के बी से छोटा होता है, भाजक तक नहीं होता, भाजक से कम होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ वापस शुरू करते हैं। यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लेंगे ए। पहले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही है कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर ए, माना, इसका हल शुरू करते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर ए मान लिया। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, ए, जो भाज्य है, और एक इसमें भाजक होता था बी, भाजक क्या होता है बी, इसका मान लेंगे 3। अपनी इच्छा है कुछ भी मानो, क्योंकि उसका क्या करना है, हमें घन करना है। पूर्णांक संख्या क्या करना है, घन, और घन करने पर कितने आने चाहिए, उसमें 9 आने चाहिए। तो 3 का करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और घन हो जाएगा 27, 27 में 9 आएंगे, इसलिए क्या मान लिया, इसका बी का मान 3 मान लिया। माना धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर ए तथा बी बराबर मान लिया 3। अब करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान सेंस पर 0 हो सकता है और बी से कम होता है। देखो जो आर है, आर क्या सेंस पल का मान भाग दे तो 0 बच सकता है, लेकिन बी के बराबर नहीं बच सकता। अगर 2 का भाग दे 2 नहीं बचेंगे, 1 बच सकता है, 0 बच सकता है, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा, इससे कम होगा। तो आर का मान है वो 0 से तो बड़ा और बी से छोटा होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये होती है प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग करना है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी का मान कितना है, 3, बी का मान लिया हमने 3, तो यहाँ देखो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी का मान है 3, बी का मान कितना रखना है आपको, 3 रखना है। तो आर का मान 0 से लेके 3 से कम होंगे, क्योंकि 3 तो है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 3 नहीं, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो अतः आर के संभावित मान, अतः आर के संभावित मान कितने हो जाएंगे, बराबर 0, 1, 2, ये हो गए संभावित मान। आर के संभावित मान बराबर 0, 1, 2। तो हमें क्या करना, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें आर का मान 0, 1 और 2 रखना है। तो यहाँ पे 3 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है, 3। पहले आर का मान 0 रखेंगे, फिर आर का मान 1, फिर आर का मान 2, और बी का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे स्थिति फर्स्ट करते हैं, स्थिति फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रमेय लिख दी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ए और बी का मान रख दिया हमने 3, बी बराबर कितने मान लिए, 3, तो बी का मान 3 क्यू प्लस आर का मान है 0। एक बार क्या रखना आपको, आर का मान 0 रखना है। फिर यहाँ पे स्थिति सेकंड करते हैं, स्थिति द्वितीय, स्थिति द्वितीय में क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान 3, क्यू का मान क्यू प्लस आर का मान रखना है अब 1। पहले आर का मान 0 रखा, अब आर का मान 1। अब स्थिति थर्ड, इसमें आर का मान रखना 2, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान 3, क्यू का मान क्यू, आर का मान 2। इस प्रकार से हमारे पास 3 स्थितियां हो गई। एक बार आर का मान 0 रखा, एक बार 1 रखा और एक बार 2 रखा। इस प्रकार ये 3 स्थितियां, इन तीनों को क्या करना है, हमें हल करना है। एक बार फिर से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो हमने मानना कि वो जो धनात्मक पूर्णांक है जिसका घन करना है उसको मान लिया a है। क्या मान लिया, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a तथा b बराबर मान लिए 3, क्योंकि हमें उसका घन करना है तो कितने आने चाहिए, 9 आने चाहिए इसमें, इसलिए क्या मान लिया, इसको 3 मान लिया। अब करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, वो होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान क्या होता है 0 से लेके b से कम। ठीक है,
तो आर का मान 0 से लेकर 3 तक हो गया, 3 से कम होगा तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 तो हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता, तो आर के मान हो गए 0 1 2। ये आर के संभावित मान है 0 1 2। तो एक बार ना 0 एक बार 1 एक बार 2। स्थिति फर्स्ट में रख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान 3, क्यू का मान क्यू, आर का मान 0। यहाँ पे आर का मान 1 और यहाँ पे आर का मान 2। इस प्रकार हमने 3 स्थितियां बना ली। अब क्या करना है, परस्पर का घन करना है। जो पूर्णांक संख्या उसका क्या करना है, घन करेंगे। तीनों स्थितियों में घन करना है, तो तीनों स्थितियों में घन करने पर इनका घन करना है। पहले स्थिति फर्स्ट को कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक का घन बराबर 3 क्यू, 0 हटेंगे तो वो आ जाएगा 3 क्यू, इसका घन। एक का घन बराबर 3 का घन कितना होता है 27, और क्यू का घन होता है क्यू घन। ठीक है, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, घन का मतलब होता है 3 3 बार है। ठीक है, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गए 27। इस प्रकार 3 का घन होता है 27 और क्यू का घन क्यू क्यूब। इसको हल कर लिया। अब देखो स्थिति फर्स्ट में हमें करना है इसको 9 क्यू के रूप में। किस में लिखना है, 9 क्यू के रूप में। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ए क्यूब बराबर यहाँ से लिख देंगे 9 गुणा 3 क्यू की क्यूब। इस 3 क्यू की क्यूब को मान लेंगे ये क्यू। ठीक है, इस क्यू की क्यूब को मान लेंगे ये क्यू, तो ए की क्यूब बराबर हो जाएंगे 9 क्यू। इसको मान लिया 3 क्यू की क्यूब बराबर मान लिया क्यू। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि पूर्णांक संख्या है। क्यों क्या है कि पूर्णांक संख्या, तो ये भी क्या है पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक पूर्णांक होता है, पूर्णांक गुणा करने पर पूर्णांक होता है, तो इसको मान लिया क्यों, तो यह हो गई 9 क्यू के रूप में। अब स्थिति दूसरी को हल करना है, इसका भी क्या करना है, घन करना है। तो एक का घन ए क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 1 का घन करना है, 3 क्यू प्लस 1 का घन। तो अब देखो इसको हल करेंगे एक बार स्थिति दूसरी को। 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब हो गया, ये a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब से बोलना है इसको। ठीक है, इसको तीसरी को बाद में कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से करना है इसको। 3 क्यू प्लस a का होल क्यूब किसके करना है, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस सूत्र से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। एक का क्यूब बराबर, पहला एक का क्यूब करना, तो एक का मान है 3 क्यू, तो 3 क्यू का क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 गुणा a स्क्वायर, तो 3 क्यू का स्क्वायर गुणा फिर b, तो b का मान कितना यहाँ पे 1 प्लस फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 गुणा a का मान 3 क्यू गुणा b का स्क्वायर, तो b है 1, तो a का स्क्वायर प्लस फिर b का क्यूब, तो b का मान 1 का, तो 1 का क्यूब। इसको हल करेंगे आगे। 3 क्यू का क्यूब हो गया 27 क्यू का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुणा किया तो 27 क्यू प्लस 1 को गुणा किया हो गया 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 1 से गुणा किया तो 9 क्यू प्लस a का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। इसमें से कॉमन लेंगे 9, 9 कॉमन लिए तो यहाँ बचे 9 का भाग 27 में 3 बार, 3 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, 9 का भाग 27 में 3 बार 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू का मान 9 का भाग लेंगे तो 1 प्लस 1, इसको मान लेंगे क्यू, इसको क्यू मान लिया तो ये हो गया 9, ये क्यू फिर ये प्लस 1। इस प्रकार ये 9 क्यू प्लस 1 के रूप का हो गया। स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड को हल कर लिया, स्थिति थर्ड है उसको हल करेंगे, इसी सूत्र से करना है। अब इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूं। हमारे पास स्थिति थर्ड थी a बराबर 3 क्यू प्लस 2, वो सूत्र इसमें लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका घन करना थी, एक का घन हो जाएगा बराबर में होगा 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे, सूत्र होगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसी सूत्र से बोलना है। देखो यहाँ पे रखेंगे वापस a का क्यूब बराबर, पहले आएगा a का क्यूब, इस सूत्र से खोलेंगे तो a का क्यूब, a क्या है यहाँ पे 3 क्यू, 3 क्यू का
क्यूब प्लस 3 गुणा ए स्क्वायर का मान कितना 3 क्यू का स्क्वायर गुणा बी का मान कितना है 2 प्लस 3 गुणा ए का मान 3 क्यू गुणा बी का मान 2 का स्क्वायर फिर लास्ट में प्लस बी का क्यूब 2 का क्यूब। अब स्क्वायर कर लेंगे तो ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 क्यू की घात 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 को 3 से गुणा किया तो 27 क्यू स्क्वायर 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 58 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 को 3 से गुणा किया 9 2 का वर्ग 4 होता है, 4 को 3 से गुणा किया 12 को 3 से गुणा किया तो 36। ठीक है 3 को 3 9 चौके 36 क्यों प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8। इनमें से कॉमन लेना है हमें, कितना कॉमन आ रहा है 9 कॉमन लेना है तो 9 कॉमन ले 9 का भाग 27 में 3 बार 3 क्योंकि क्यूब प्लस 9 का भाग 58 में सॉरी यहाँ पे 58 यहाँ पे 54 ही आएंगे। 3 का वर्ग होते हैं 9 को 3 से गुणा किया तो 27 को 2 से गुणा किया तो 54 आएंगे यहाँ पे। ठीक है तो 54 तो 9 में 54 का भाग 6 बार 6 क्यू स्क्वायर प्लस 36 में 9 का भाग 4 बार क्यू प्लस 8 इसको मान लेंगे क्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 9 फिर हो जाएगा क्यू फिर प्लस में 8 तो ये हो गया इका क्यूब। इस प्रकार से तीनों स्थितियां हमने हल कर ली है। तो क्या हो गया अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या घन क्या होता है 9 क्यू या 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। बस इतना ही लिखना था। एक बार फिर से देखो इसको, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यू या 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। तो माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है ए मान ली, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या वो मान ली ए और बी का मान लिया 3। अब करना यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग, वो क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, ये लिख दिया। इसके बाद बी का मान 3 है तो 3 से छोटे होंगे आर के मान, तो आर के संभावित मान क्या हो गए 0 1 2, आर के संभावित मान क्या हो गए 0 1 2। इसके बाद में आर के मान इसमें रखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 और एक बार 2, तो 3 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति बनी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान 3 क्यू का मान क्यू आर का मान 0, तो 0 तो जोड़ने में 3 क्यों आएंगे, 3 क्यू का क्यूब कितना हो जाए 27 क्यू क्यूब, इसको लिख दें 3 गुणा 3 क्यू क्योंकि 9 कॉमन लेना है हमें, तो 9 क्यू इसको क्यू मान लिया 9 क्यू हो गया, तो 1 क्यू बराबर 9 क्यू हो गया। एक बार स्थिति दूसरी लेंगे उसमें 9 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, और स्थिति तीसरी है उसमें ए बराबर 3 क्यू प्लस आर का मान लेना 2, इसका क्या करना है क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा, इसका और क्यूब कर खोलेंगे तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। और अंत में क्या लिखना अतः है किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यू या 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। इतनी सीधा बस इतना ही करना है। अब तीसरा क्वेश्चन है इसका, वो करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त करते हैं के रूप में व्यक्त करते हैं जहाँ क्यों एक पूर्णांक है, क्यों एक पूर्णांक है। ठीक है जहाँ क्यों ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है आपको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम संख्या को 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त करते हैं जहाँ q क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो वही करना जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था वैसे ही, कि माना कोई भी धनात्मक विषम संख्या है उसको a मान लिया। ठीक है हल करते हैं इसका शुरू। पहले क्या सेम वैसे ही करना है कि माना धनात्मक विषम संख्या
माना धनात्मक विषम संख्या बराबर a, संख्या बराबर a, और b बराबर मान लेंगे ये 6, b बराबर क्या मान लेंगे 6, तथा b बराबर 6। माना धनात्मक विषम संख्या बराबर a, ठीक है, माना धनात्मक विषम संख्या बराबर a, ठीक है, और b बराबर कितने मान लिए 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है हमें, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा a बराबर b क्यू प्लस r, जहां r क्या होता है 0 से छोटा या बराबर और b से छोटा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b क्यू प्लस r जहां से, ठीक है ना, इसका प्रयोग करना है। तो अब देखो r का मान कितना होगा, b का मान कितना लिया हमने 6, b का मान कितना लिया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर के r कितना हो जाएगा 6 से कम, 0 से लेकर के 6 से कम, तो r के संभावित मान हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5, 6 से होंगे कम, ठीक है, 6 नहीं हो सकता। अतः r के संभावित मान, अतः है r के संभावित मान, r के संभावित मान r बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं हो, 6 से कम ही होंगे। अतः r के संभावित मान निकाल लिए। अब r के मान इसमें रखने हैं, किसमें, a बराबर b क्यू प्लस r में, ठीक है। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5, तो a बराबर b क्यू प्लस r, तो b का मान रखेंगे 6, क्यू प्लस r का मान 0, a बराबर b का मान 6, क्यू प्लस r का मान 1, ठीक है, 0 रख दिया, 1 रख दिया। अब a बराबर 6 क्यू प्लस 2, a बराबर 6 क्यू प्लस 3, a बराबर 6 क्यू प्लस 4 और a बराबर 6 क्यू प्लस 5, ये मान रखने थे। 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया और 5 रख दिया। a बराबर 6 क्यू प्लस 0, a बराबर 6 क्यू प्लस 1, a बराबर 6 क्यू प्लस 2, a बराबर 6 क्यू प्लस 3, a बराबर 6 क्यू प्लस 4 और a बराबर 6 क्यू प्लस 5। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। क्या किया कि जो धनात्मक विषम संख्या है उसको मान लिया हमने a, कि माना धनात्मक विषम संख्या बराबर a तथा b बराबर 6, विषम संख्या a मान ली और b का मान कितना मान लिया 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b क्यू प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b से r का मान कितना हो जाएगा 6 से कम, तो r के संभावित मान हो गए 0 1 2 3 4 और 5। फिर r का मान एक बार 0 रखा, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। अब हमें यह दर्शाना है कि जो विषम संख्या वो किस प्रकार की होती है, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होती है। ये तो होती है विषम संख्या और ये होती है सम। तो हमें पता है 6 एक सम संख्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या, 6 है सम संख्या। इसको गुणा करना क्यों से, ये क्या है संख्या पूर्णांक, चाहे प्लस सम की हो चाहे विषम की हो, एक संख्या है, प्लस क्या जोड़ेंगे 4, ठीक है। तो 6 को 1 से गुणा किया 6 और 4 कितने हो गए 10, तो क्या होती है सम संख्या। अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आती है सम संख्या, और ये सम और ये विषम, तो कितनी हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि 6 गुणा जैसे क्यू का मान 1 है प्लस 5 है, तो 6 को 1 से गुणा किया 6 और 5 कितने होते 11, वो क्या होती है विषम संख्या। तो अतः ये तो हो गई सम संख्या और ये क्या हो गई विषम संख्या। बस इतना ही लिखना है। इसमें लिखना क्या है कि किसी भी सम संख्या को पूर्णांक से गुणा करने पर, चाहे यहाँ पे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हमेशा क्या होती है सम ही होती है। किसी सम संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर क्या आती है सम संख्या, और इसमें सम जोड़ने पर क्या होती है सम ही होती है। सम में सम जोड़ने पर क्या होती है सम, लेकिन सम में विषम जोड़ने पर क्या आती है विषम। जैसे 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आते हैं 11, ये सम है ये विषम है, सम में विषम जोड़ने पर क्या आती है विषम। तो ये तो संख्या हो गई विषम और ये हो गई सम। बस इतना लिखना है इसमें कि हम जानते हैं कि किसी सम संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर, हम जानते हैं कि सम संख्या को किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुणा करने पर हम जानते हैं कि सम संख्या को किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है
सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि सम संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। सम में सम जोड़ने पर, सम संख्या में सम जोड़ने पर, सम संख्या जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है, पर सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या तथा विषम जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या प्राप्त होती है, बस ये लिखना था कि हम जानते हैं कि सम संख्या को किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होती है, सम में सम जोड़ने पर सम और विषम जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। अतः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, बस ये दर्शाना रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः किसी भी धनात्मक विषम संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए। थैंक यू।